दुनिया के इस विशाल हृदय में जब कोई घबराए, मंजिल दूर नजर ना आए, तब हौसला ही पार लगाए। मुश्किल की ऐसी परिस्थिति में एक नायक ही राह दिखाए। महिंद्रा ग्रुप प्रेजेंट्स द सक्सेस स्टोरी जमी से फलक तक। ऐसी ही एक नायिका आज हमारे बीच में है, जिन्होंने असफलता को चुनौती दी और सफलता का परचम लहराया। स्वागत करते हैं हमारे बीच में हमारी एक ऐसी ही नायिका शिखा पाठक जी का, जिन्होंने IBPS स्पेशलिस्ट एग्जाम में ऑल इंडिया टॉपर बनी हैं। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है मैम, और इसके लिए हम हमारे महिंद्रा परिवार, महिंद्रा गुरु और हमारे बहुत सारे दर्शकों की तरफ से आपको बहुत ढेर सारा धन्यवाद देते हैं और आपको बहुत सारी बधाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, महिंद्रा परिवार का और सारे देखने वाले दर्शकों का भी। चलिए, आप सबसे पहला सवाल मेरा यही बनता है, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी ये चाहते हैं कि आप अपने बारे में कुछ बताएं। जी बिल्कुल, मेरा नाम शिखा पाठक है और मैं मूल रूप से पटना की रहने वाली हूँ, पर पिछले 5 साल से मैं लखनऊ में रह रही हूँ और पिछले 6 महीने से बैंकिंग की तैयारी भी मैंने यहीं से की है। अच्छा, पिछले 5-6 ईयर से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं? जी सर। तो क्या आप सिर्फ बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही थी या किसी और एग्जाम्स की प्रिपरेशन? सर, पिछले 6 महीने से तो जैसा मैंने कहा कि मैं सिर्फ बैंकिंग की ही तैयारी कर रही थी, पर उससे पहले 5 साल तक मैंने बहुत सारे सेक्टर्स के एग्ज़ाम दिए थे, जैसे स्टेट सिविल सर्विस दिया, SSC भी दिया, पर मैं पूरी तरह से कहीं भी सफल नहीं हो पा रही थी। पर आखिर मेहनत करते करते मैं आज यहाँ तक पहुँच गई। अच्छा, एक यही बहुत जेन्युइन सवाल ये है कि चूंकि आपने टॉप किया हुआ है एग्जाम को, तो एक बहुत जेन्युइन सा सवाल है कि जब आप प्रिपरेशन कर रही थी, हैव यू एवर थॉट दैट यू आर गोइंग टू टॉप द IBPS स्पेशलिस्ट एग्जाम? No sir, actually when I thought of making my career in banking sector, then I was sure that if I work hard I will succeed one day, but yeah, I have never thought that I will crack the exam. चलिए, बहुत बड़ी बात है, आपको बहुत सारी बधाई। एकेडमिक्स के बारे में हम आपके जानना चाहेंगे कुछ। जी बिल्कुल सर, मैंने ग्रेजुएशन पटना विमेंस कॉलेज से किया है और मैं संस्कृत सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हूँ। और मेरी आखिरी डिग्री जब मैंने राजभाषा अधिकारी बनने के बारे में सोचा तो मैंने MA इन हिंदी की डिग्री ली। अच्छा, MA हिंदी? जी सर। मतलब आपका जो ग्रेजुएशन का बैकग्राउंड है वो आर्ट्स बैकग्राउंड? जी सर, बिल्कुल पूरी एक जो बहुत जेन्युइन सा और बहुत मतलब जनरल सवाल लोगों के बीच में आता है, या स्टूडेंट के बीच में एक मिसकंसेप्शन आप कह सकते हैं, वो ये आता है कि हम चूंकि आर्ट्स बैकग्राउंड का कोई बच्चा है या हम अगर आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं तो हमारे लिए एग्जाम नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश के क्वेश्चंस, इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चंस। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कहना चाहेंगे स्टूडेंट से कि क्या टेक्निकल बैकग्राउंड होना या आर्ट्स बैकग्राउंड के अलावा दूसरा साइंस बैकग्राउंड होना, क्या ये ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है? सर, मैं ज़रूरी तो नहीं कहूँगी, आप किसी भी स्ट्रीम के हैं इससे बहुत खास फर्क नहीं पड़ता है। जब मैं खुद आर्ट्स बैकग्राउंड की हूँ, बट मैंने जब एक बार सोच लिया कि मुझे बैंकिंग में करियर बनाना है और मैंने 6 महीने तक मेहनत की, तो किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट अगर फोकस करे 6 महीने तक लगातार तो वो अपना करियर बना सकता है बहुत ही सक्सेसफुल। चलिए, एक और अहम सवाल, अब जब चूंकि आपने जैसा आपने इंट्रोडक्शन में बोला कि 6 इयर्स की जर्नी है, आप कैरियर की प्रिपरेशन को लेके कर रही हैं और पिछले 5 साल में आप लखनऊ में रहीं और फिर पिछले 6 मंथ से आपने बैंकिंग एग्जाम की तैयारी करी। तो 6 मंथ में पहली बात बैंकिंग एग्जाम की तैयारी अगर आपने करी और क्रैक किया, तो ये हमारे स्टूडेंट्स को भी जान लेना चाहिए कि 6 मंथ के अगर ड्यूरेशन के दौरान मैम आप अगर एग्जाम IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर एग्जाम टॉप कर सकती हैं, तो आप में से सारे लोग सेलेक्ट तो हो ही सकते हैं मिनिमम। मतलब ये हुआ कि अगर आप ये सोचते हैं कि आप असफल रहे हैं या आपकी ज़िंदगी में बहुत हार्डशिप है, आप उससे गुजर रहे हैं, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैम आपकी लाइफ में 6 इयर्स का स्ट्रगल पीरियड रहा, आपने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करी। तो यहीं से एक जनरल सा सवाल जो मेरा बन रहा था वो हाउ टू हैंडल सक्सेस एंड फेलियर। जी सर, मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो मैं फेलियर्स की बात करती हूँ, क्योंकि पहले मुझे फेलियर्स ही मिले, सक्सेस तो खैर अभी जाके मिली है। तो जब भी मुझे असफलता मिली मैंने उसे एक सकारात्मक रूप में लिया और मैं थोड़ी सी भी विचलित नहीं हुई। मेरे मन में ये था कि मैं जितनी बार असफल हो रही हूँ मैं कुछ नया सीख रही हूँ और शायद कोई कमी रह गई है,
तो मैंने अपनी उन कमियों को दूर करते हुए और उन पे वर्क करते हुए आखिर में मैंने ये सफलता अचीव कर ली। कितनी बढ़िया बात मैम ने कही कि असफलता कहीं ना कहीं आपकी सफलता का एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। मतलब अगर आप असफल होते हैं तो पहली बात तो असफलता जैसा कोई शब्द ही नहीं, फेल्योर जैसा कोई टर्म ही आप मत मानिए, क्योंकि ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। जितनी बार आप फेल होते हैं, जैसा आपने कहा कि आपने अपनी कमियों को सुधारा, आप जब भी फेल हुई या आप कहीं सक्सीड नहीं हुई तो उस समय में आपने ये ऑब्जर्व किया कि आपके अंदर क्या कमी रही और उस कमी को सही किया, दुरुस्त किया और फिर आप उसको लेकर आगे बढ़ी। और आज हम सब देख भी सकते हैं कि मैम ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की है IBPS स्पेशलिस्ट एग्जाम में। तो असफलता जो है वो कहीं ना कहीं अगर आपकी जिंदगी में आता है, निराश और हताश होने की जरूरत नहीं, उसका डटकर सामना करने की जरूरत है और उससे सीखने की जरूरत है, अपने आप को बदलने की जरूरत है। अच्छा, यही एक सवाल ये बनता है, जैसा कि हमने पूछा भी आपसे कि सफलता को आप कैसे? सर, मैं सफलता को भी एक बहुत ही सकारात्मक रूप में लेती हूँ, क्योंकि हर सफलता तो सकारात्मक होती ही है, बट मुझे यहीं पे आके मतलब रुक नहीं जाना है कि अब मैं सफल हो गई। मुझे पूरी कोशिश करनी है और हर कैंडिडेट को करनी चाहिए जो फाइनली सफल हो जाता है कि वो इससे भी आगे सफलता की ऊंचाइयों को छू सके। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी बात है कि हमें एक ही चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए और लाइफ में हमेशा प्रोग्रेस करते रहना चाहिए। बहुत बहुत बढ़िया बात आपने कही, वेरी वेल सेड, कि अगर आप सफल होने के बाद ये सोच लेते हैं बस यही मुकाम है हमारा, तो शायद आप जिंदगी में किसी भी फील्ड में आप हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मतलब आपकी जो ग्रोथ है वो वहां पे रुक जाती है। इसलिए सफलता एक ऐसी चीज है जो आपको खुशी तो देती है, आपको एंजॉय करना चाहिए, बिल्कुल खुश रहना चाहिए और मैक्सिमम लोगों से उसे शेयर भी करना चाहिए। लेकिन उस समय के दौरान आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि ये सफलता सिर्फ इतनी ही नहीं है, हमें इसके आगे भी जाना है। चलिए, हमारा अगला सवाल आपसे बनता है कि आपने कहा 6 महीने प्रिपरेशन करी आपने और उसके पहले 6 साल 5 साल का जो वक्त था, उस समय कई बार असफलता आपके सामने आती रही और उसको आपने कैसे हैंडल किया? सर, मैं जब भी असफल होती थी तो मैं यही सोचती थी कि माई एवरी फेलियर इज अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। मैंने उसे कभी भी नेगेटिव वे में नहीं लिया। हाँ, डिसअपॉइंट कभी कभी ज़रूर फील किया होगा, बट मुझे लगता है हर चीज़ में कुछ ना कुछ अच्छाई तो छिपी ही रहती है सर। तो शायद मेरा फेलियर भी मुझे यहाँ तक लाने में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब ये कि अगर आप के सामने किसी भी तरीके का हर्डल आता है, आप बिल्कुल हताश मत होइए, निराश मत होइए। अगला सवाल मैम आपसे ये बनता है कि आप अपनी सफलता, देखिए 2 तरीके से मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। पहला सवाल ये है कि आपकी जिंदगी में जो सफलता आपकी है उसका श्रेय किसको देती हैं, और दूसरा मेरा सवाल है कि आपके इस कैरियर में, जो कि कहीं ना कहीं हालांकि दोनों एक दूसरे से संबंधित है, एक ही सवाल है, लेकिन फिर भी आप इस बैंकिंग एग्जाम को क्वालिफाई की और आपको ऑल इंडिया रैंक 1 मिली, तो इन दोनों के पीछे अलग अलग हम चाहते हैं कि किसका श्रेय है, किसको श्रेय जाता है? सर, अगर मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी ज़िंदगी की बात करूं तो सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स को श्रेय जाता है इसका। वो हमेशा मेरे साथ थे और मैं विशेष रूप से 2 लोगों का नाम यहाँ ज़रूर लेना चाहूँगी जिन्होंने मेरी तैयारी में मेरी बहुत मदद की। मेरे 2 भाई, एक तो आशीष भैया और दूसरा मेरा छोटा भाई धीरज। इन दोनों ने मुझे हर समय हेल्प किया, जबकि इन दोनों काफ़ी अच्छे जॉब में हैं और बहुत बिजी शेड्यूल है इनका, फिर भी इन्होंने हमेशा मेरे लिए समय निकाला और ना सिर्फ मुझे पढ़ाया बल्कि मोटिवेट और इंस्पायर भी किया। तो मैं सारा अपना सक्सेस का क्रेडिट अपने दोनों भाई को देती हूँ। कहने का मतलब जब आप इस सफ़र में निकलते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों की ज़िंदगी में रिश्ते और परिवार ये पीछे छूट जाते हैं, वो नहीं छोड़ना चाहिए। हमें अपने परिवार का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही हमें पैदा किया, उन्होंने ही हमें बढ़ाया और वही हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोटिवेशन होते हैं। तो इसलिए परिवार का साथ होना बहुत ज़रूरी। अच्छा, दूसरा सवाल हमारा ये था, उसी में जो इनबिल्ट था कि बैंकिंग कैरियर में जो आज आप हैं, जिस मुकाम पे पहुंची हैं आप, वहाँ पहुँचते वक्त किन लोगों ने या किसने आपको सबसे ज़्यादा जो है मदद की? सर, अगर मेरा बैंकिंग सेक्टर का बात किया जाए तो जब मैं तैयारी करने वाली थी तो मेरे मन में यही था कि मैं सबसे पहले एक अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करूं। और जब मैं महिंद्रा आई तो मुझे फील हुआ कि मैं कितनी सही जगह पे आई हूँ और मेरी मेहनत तो खैर इसके पीछे है ही, बट सारा गाइडेंस महिंद्रा की फैकल्टी का है। उन्होंने मुझे जैसे जैसे गाइड किया मैंने वैसे वैसे मेहनत की
और मैं यहाँ पहुँच गई। और जैसे खासकर जो नोट्स मुझे प्रोवाइड किए गए थे या जो हर स्टूडेंट को प्रोवाइड किया गया था, वो सारे नोट्स बहुत यूज़फुल रहे। और महिंद्रा की बुक्स काफ़ी अच्छी लगी मुझे, बहुत यूज़फुल थी मेरे प्रिपरेशन में। और सबसे अच्छा फीचर जो मुझे महिंद्रा का लगता है वो है उसका PSS, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन। इससे हर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले सकता है। ये आपका जो ब्रांच था वहाँ पे एक सेपरेट सेशन चलता था जी सर, जहाँ पे फैकल्टी सारे अवेलेबल होते थे और वो आपको गाइड करते थे, जो आपकी प्रॉब्लम होती थी क्लास के अलावा। जी बिल्कुल, उसको सॉल्व करते थे। तो वहाँ से टीचर्स से काफ़ी हेल्प मिलता था। वो हमेशा तैयार रहते हैं स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और सर अगर ऑनलाइन स्टडी की बात की जाए तो महिंद्रा का जो ऐप है महिंद्रास गुरु, वो काफ़ी यूज़फुल था। मैंने क्विजेस वगैरह और जो भी उसमें DG पेजेस थे वो मैंने ऑन द डेली बेसिस सॉल्व किए। और महिंद्रा का यूट्यूब चैनल मैं खास तरह से बोलना चाहूँगी इसके बारे में कि अगर जैसे हम नहीं भी जाते हैं तो हम घर बैठे भी बहुत सारी नई चीज़ें सीख सकते हैं। तो ये इसका भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है। यही एक छोटा सवाल, क्या आप हमारी सब्सक्राइब यूजर हैं? जी सर बिल्कुल। अच्छा, क्या फायदा क्या होता है आपको अगर आप सब्सक्राइब यूजर होते हैं? सर मुझे लगता है कि इससे मतलब घर बैठे भी हम सीख सकते हैं बहुत मतलब सारी जो बातें। वीडियोस पढ़ते हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाते हैं। हम उसी चीज़ को देख रहे हैं, एक टीचर हमें पढ़ा रहे हैं सामने से और वहाँ पे चीज़ें ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब की जाती है। मतलब वही एक बार आपने क्लास में देख लिया और फिर घर आके आप वीडियो देखिए तो एक डबल बेनिफिट होता है। चलिए एक आपने ये चीज़ बता दी। मैं एक सवाल यहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ कि कोचिंग इंस्टीट्यूट या गाइडेंस किसी भी बैंकिंग या SSC या दूसरे अदर एग्जाम्स है उसमें कितना रोल प्ले करता है? क्या वो ज़रूरी है? सर बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि सेल्फ स्टडी तो हम करते हैं बट सेल्फ स्टडी तभी कर सकते हैं जब हमें कोई गाइड करता हो। और बिना कोचिंग इंस्टीट्यूट के निकालना टफ तो हो सकता है, इनफैक्ट काफ़ी टफ हो सकता है। तो अगर वो भी एक अच्छी फैकल्टी मिले हमें तो फिर हम बहुत लकी हैं। तो मैं हर तैयारी करने वाले से यही कहना चाहूँगी कि आप कोई भी अच्छा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए जहाँ पे फैकल्टीज़ काफ़ी। आपके नज़रिए से अच्छा इंस्टीट्यूट कौन सा रहा? सर मेरे नज़रिए से तो महिंद्रा बेस्ट था और मैंने इसके बारे में स्टूडेंट से ही सुना था और मैंने यहाँ एनरोल किया और मैंने कुछ डेमो क्लासेस भी लिए थे। उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे यही आना है। चलिए एक अगला सवाल है, आपकी सफलता में अगर हम कहें तो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट क्या था? सर दो फैक्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट थे जिसे मैं इन्वेस्टमेंट कह सकती हूँ। एक तो सर टाइम और दूसरा हार्ड वर्क। मैं दोनों को एक साथ लेके चली, टाइम को मैनेज किया और उस टाइम में हार्ड वर्क किया। काफ़ी कीमती इन्वेस्टमेंट था आपका वैसे, क्योंकि हमें से ज़्यादा लोगों के पास कई बार लगता है कि टाइम की कमी है, हम जॉब कर रहे हैं, हम कुछ और कर रहे हैं, हमारे पास बहुत सारा काम है, हमारे पास समय नहीं है। इसलिए समय बहुत कीमती है, उसका ख़ास ध्यान रखें। और अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो स्टडी को पूरी तरीके से फोकस होकर स्टडी करिए और ताकि आप जो है एक सही दिशा में जा सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला सवाल है कि ये तो सब हो गया कि आपने तैयारी कैसे करी, क्या मोटिवेशन रहा। एक जो अगला सवाल बनता है वो बच्चों की नज़र में ये आता है और वो आपसे भी, शायद हमारे स्टूडेंट्स भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी अपनी पढ़ाई की स्ट्रेटजी क्या है? मैंने 6 मंथ्स का ही टारगेट लिया था और जो भी स्ट्रेटजी मैंने प्लान की थी वो इस 6 मंथ्स के लिए ही थी। मैं ऑन द डेली बेसिस 12 घंटे पढ़ती थी और बैंकिंग सेक्टर के किसी भी एग्जाम में मोर देन सफिशिएंट है। वैसे 12 बार्स आपने बहुत पढ़ाई कर ली। जी सर, 4 सेक्शंस जो भी आते हैं मैंने उनके लिए 3 आवर्स अलॉट किया था और इस हिसाब से मैंने ऑन द डेली बेसिस कुछ अपने शॉर्ट टर्म गोल्स, कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स भी बनाए और मैं उन सारे को अचीव करती गई। तो फाइनली एग्जाम टाइम आते आते मेरी तैयारी। शॉर्ट टर्म गोल्स किस तरीके से आपने, जैसे क्या शॉर्ट टर्म गोल का मतलब क्या? जी बिल्कुल सर, शॉर्ट टर्म गोल्स ये था कि हाँ एक दिन में मुझे इस सब्जेक्ट के इतने सेट्स बना लेने हैं, इतने क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं, इतने नोट्स तैयार कर लेने हैं। तो सर ये मेनली मेरे शॉर्ट टर्म गोल्स थे। और लॉन्ग टर्म गोल? सर लॉन्ग टर्म गोल्स मैं ये लेके चल रही थी कि जब बिल्कुल एग्जाम का टाइम आने वाला होगा तो मेरी तैयारी पूरी अच्छे से हो चुकी होगी और मैं सिर्फ रिवीजन कर रही होंगी, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा उस समय। चलिए बहुत अच्छी सी बात आपने कही कि पहली बात, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन के दौरान शॉर्ट टर्म गोल्स, छोटे छोटे गोल्स होने ज़रूरी है और फिर वो छोटे छोटे गोल्स आपको मदद करते हैं आपको एक बड़ा गोल अचीव करने में। एक और जो बहुत अहम सवाल ये बनता है कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो जनरली या फिर जनरली एक टेंडेंसी है स्टूडेंट की, जब एग्ज़ाम आएगा तो हम पढ़ाई शुरू करेंगे, तभी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। 1 महीना 2 महीना बचा तो प्रेशर फील करना शुरू किया और फिर वो सीरियसली बहुत तेजी में लग गए एग्जाम की प्रिपरेशन। क्या आपने ऐसा ही किया था?
नहीं सर, मैंने ऐसा नहीं किया था, क्योंकि जब हम प्रेशर में आ जाते हैं तो अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं। तो इससे अच्छा कंटिन्यूअस तैयारी होनी चाहिए। अगर आप 6 मंथ्स लगातार तैयारी कर रहे हैं तो लास्ट में आपको बिल्कुल भी प्रेशराइज फील होने की ज़रूरत ही नहीं। अब मेरा एक और कंसर्न था कि जब एग्ज़ाम का फॉर्म आता है तो पता चलता है कि अच्छा फॉर्म आ गया, अब ये एग्ज़ाम आ गया तो प्रिपरेशन, आपने हमें उम्मीद है कि ऐसा नहीं किया होगा। नहीं सर, मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। आपने पहले से ही टारगेट बना लिया था आपने कि हमें कि आई हैव टू गिव IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर एग्जाम एंड देन यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दैट। तो आपने पहले से ही माइंड मेकअप किया, फिर फॉर्म आया, फिर आपने करा, तो इसका फायदा भी आपको मिला कि आप कभी भी एग्जाम टाइम में, जैसे आपने कहा कि हम नर्वस नहीं होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए अगर हम पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम पूरे टाइम में प्रिपरेशन करेंगे और लास्ट के समय में जब एग्जाम का 1 और 2 महीना आता है उस समय आप सिर्फ रिवीजन के लिए अपने आप को देखते हैं। चलिए, ये तो रही बात की क्या स्ट्रेटजी आपकी रही। अब हम अगर थोड़ा सब्जेक्टिव स्ट्रेटजी की तरफ जाएं तो आपने रीजनिंग के लिए, मैथ्स के लिए, या आपका क्या वीक था उसके लिए आपने क्या किया और किस तरीके का टाइम दिया? जी सर, बिल्कुल। सर, मैंने रीजनिंग आज से पहले कभी पढ़ी नहीं थी, फर्स्ट टाइम ही मैंने रीजनिंग पढ़ी थी। और जो आपका सबसे वीक पोर्शन कौन सा? सर, मैं अगर ये कहूँ तो मेरा वीक पोर्शन रीजनिंग ही था, क्योंकि मैंने कभी रीजनिंग नहीं पढ़ी थी और शुरू में मेरी स्पीड भी उतनी सही नहीं थी और एक्यूरेसी भी नहीं। बट क्लासेस में मुझे जो भी ट्रिक्स बताए गए मैंने उस हिसाब से सॉल्व किया। और जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने महिंद्रा के DD पेजेस सॉल्व किए थे, क्विजेस सॉल्व किए थे, तो सर उससे मुझे रीजनिंग में काफ़ी फ़ायदा मिला और मेरा स्कोर कट ऑफ से काफ़ी ज़्यादा गया था रीजनिंग में। डिजी पेज और डिजी नोट जो आपको, चूंकि आप महिंद्रा गुरु का अगर ऐप डाउनलोड कर लेते हैं तो वो आपको डिजी पेजेस और डिजी नोट्स वहाँ पे मिल जाते हैं, क्विजेज मिल जाते हैं जो रेगुलर प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अब अगला सवाल ये कि तैयारी के दौरान ये हम स्टूडेंट की तरफ से पूछ रहे हैं और हम चाहते हैं ये एक आपके लिए संदेश भी होगा कि अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो व्हाट स्ट्रिक्टली यू आर गोइंग टू से दैट यू आर नॉट गोइंग टू डू दिस, यू डोंट हैव टू डू दिस, आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ऐसी कौन सी चीजें हैं? क्योंकि हमें पता होता है कि क्या करना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर है ये हमें पता हो कि क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसे ही थॉमस अल्बर्ट एडिसन से एक बार थॉमस अल्वा एडिसन से पूछा गया कि आपने क्या सीखा इस समय में, तो उन्होंने कहा कि मुझे पता है 1400 ऐसे तरीके हैं जिसमें ये चीज़ नहीं हो सकती। तो अगर किसी को पता है कि 1400 ऐसे तरीके हैं तो उसमें से वो कोई ट्राई नहीं करेगा, तो वो फिर इसका मतलब वो ज़्यादा फोकस हो जाएगा और उसके लिए आसान। तो हम चाहते हैं कि आप ज़रूर बताएं कि क्या नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि जब कोई भी स्टूडेंट ये अपने मन में टारगेट लेके चलता है कि हाँ मुझे बनना है कुछ, बैंकिंग सेक्टर हो या कोई सा भी सेक्टर हो उसके लिए, तो सबसे पहले आप एक तो बिल्कुल अपने को डेडिकेट कर दीजिए स्टडीज़ के लिए, जितना मैक्सिमम टाइम दे पाए उतना दीजिए। और हाँ, खासकर मैं एक बात पे स्ट्रेस डालूंगी कि सोशल नेटवर्किंग साइट से थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एडिक्शन होता है और तैयारी में बहुत बड़ा हिंड्रेंस भी होता है। और मैंने इसे फॉलो किया, मैंने बहुत टाइम से ही यूज़ नहीं किया था जब से मैंने तैयारी स्टार्ट की थी। तो जितने भी स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं उन्हें कुछ टाइम के लिए ये सबसे दूर रहना चाहिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, फेसबुक आपने कब से? सर, मैं पिछले 1 साल से नहीं कर रही हूँ फेसबुक, बट हाँ अब रिजल्ट आने के बाद मैंने करना शुरू कर दिया। वेरी गुड। आपने व्हाट्सएप भी बंद कर दिया था, जैसे आपने बैकस्टेज बताया कि पिछले 6 महीने से तैयारी के दौरान आपने व्हाट्सएप बंद कर दिया। हम ये नहीं कहते कि आप इन सब चीज़ों से दूर रहें, आप लोगों से जुड़े हैं, आप आपके लोगों से जुड़ने का एक जरिया है, लेकिन अगर आपको ये नुकसान करता है, आपकी स्टडी में किसी तरीके का हिंड्रेंस करता है, तो ये आपको अवॉइड करना चाहिए। जैसा मैम ने किया, तो मैम का रिजल्ट भी आप देख सकते हैं। दूसरी बात जो अहम की, रिसर्च ने भी ये बात कही है कि डोपामीन का हिट मिलता है कि अगर जैसे आप एडिक्शन होता है वैसे ही जब व्हाट्सएप और ये जो सोशल मीडिया है आज के समय में, वो और डाइवर्जन भी बहुत सारा हो जाता है। आप पढ़ने बैठे, मोबाइल में डिक्शनरी देखने के लिए आपने खोला था और व्हाट्सएप के 2 पिंग आपको दिखाई दिए और उस समय आप व्हाट्सएप पे चले गए, 10 मिनट वहाँ पे गुजर गया और आप पूरे अपने पढ़ाई और गोल सब चीज़ों से दूर हो गए। तो इसमें ध्यान रखिए, इन सब चीज़ों से दूर रहे। बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि आज के समय में कोई ये बात नहीं बताता ही नहीं है कोई जनरली कि क्या नहीं करना चाहिए। चलिए एक और सवाल कि अगर हम पूछें कि आप हमारे स्टूडेंट्स को जाते जाते जी सर क्या संदेश क्या देना चाहते हैं? मैं अपनी तरफ से यही कहना चाहूँगी कि जितने भी स्टूडेंट्स बैंकिंग सेक्टर में एज अ एस्पिरेंट हैं या किसी भी सेक्टर में हैं, तो वो बिल्कुल डिटरमिन्ड होके चलें कि हाँ मुझे फर्स्ट ही टाइम में क्रैक कर लेना है। ऑल इंडिया रैंक 1 लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हर कोई नहीं लाएगा, कोई एक ही लाएगा। बट हाँ, सिलेक्शन तो हर किसी का हो सकता है। तो आप बिल्कुल फिक्स टारगेट रखें और सिर्फ पढ़ाई पे ही फोकस करें, अपना बेस्ट दें और टीचर्स आपको जैसे जैसे गाइड करें आप बिल्कुल वैसे वैसे ही करते जाएं, तो हर किसी का सिलेक्शन श्योर शॉट है। थैंक यू मैम।
तो ये हमारा रहा, थोड़ी सी चर्चा हमने मैम के साथ करी और उम्मीद करते हैं आप सबको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला ही होगा और ये सेशन आपको पसंद भी आया होगा। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। और दूसरी बात जो उठो और आगे बढ़ो, मंजिल मिल ही जाएगी चलते चलते। इन्हीं शब्दों के साथ हम अलविदा लेते हैं और शुक्रिया मैम आपका हमारे स्टूडेंट्स के बीच में आने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।